गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जल्दी से लाइव आ जाएं सभी। क्लास टाइम बिल्कुल हो चुका है आप लोगों का और कंटिन्यू करेंगे हम अपने टॉपिक यानी फाइनेंशियल सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम की बात जो हम कर रहे थे एक्चुअल में। तो लास्ट लेक्चर में जो हम बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करना है हमें। तो जल्दी से सभी लोग लाइव कमेंट बॉक्स में आ जाइए। तो बैंकिंग सिस्टम में हमने जो कल डिस्कशन किया था एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कितना याद है आप लोगों को, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास के बारे में। तो बेसिक तौर पर मैंने कहा लगभग 7 से 8 क्लास रहेंगी इस बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक पर। हिना वालेकुम अस्सलाम, धर्मेंद्र गुड मॉर्निंग, सोनू, मनीष, नईमुद्दीन, विकास वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए सुनरीता भी। तो ध्यान से समझिएगा, कल जो हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने आपसे कहा देश का जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा निर्भर करता है यानी डिपेंड करता है उस देश में जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की दर कितनी है। और पूंजी निर्माण डिपेंड करता है सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना। बात समझ आ रही है ब्यूटी, अंजू, एवरीवन। तो सेविंग को निवेश बनाना है, बचत को, और इसको करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो फाइनेंशियल सिस्टम होगा। बिल्कुल धर्मेंद्र। तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम हमारे पास होगा उसी का एक हिस्सा है बैंक। और इस बैंक के अंदर मैंने आपको बताया कि बहुत सारी वैरायटी बैंक से रिलेट करती हैं। बैंक्स बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। बेसिक तौर पर बैंक के कुछ प्राइमरी फंक्शंस मैंने बताए थे, जल्दी से कमेंट करिए। बैंक जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं इनके प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, प्राथमिक कार्य क्या है किसी भी बैंक का, जल्दी से कमेंट करना है आपको। धर्मेंद्र, अंजू, ब्यूटी, सुनरीता, विकास, रहमान, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल अभी स्टार्ट की है क्लास, 11:15 का टाइम है आपका। बिल्कुल उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दो हैं, डिपॉजिट एंड लोन। सिंपल वर्ड्स में कहा आपने, बहुत बेहतर तरीके से जमा करना और ऋण प्रदान करना। ओके, एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ जाएगा होपफुली विकेश। और मुझे बताएं जल्दी से, एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपॉजिट और लोन, ये एसेट्स और लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, यानी क्या इसमें एसेट्स है और क्या इसमें लाइबिलिटी है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। कमेंट करिएगा जल्दी से मुझे। बिल्कुल, डिपॉजिट लाइबिलिटी है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल ठीक है, डिपॉजिट लाइबिलिटी है। और लोन एसेट्स है, यहां पर लोन देना, क्योंकि बैंक लोन देते हैं इसलिए एसेट्स है, और डिपॉजिट जो है वो एक प्रकार की लाइबिलिटी है बैंक के लिए। ओके, बैंकों को फर्दर हमने क्लासिफाई किया था कई सारी चीजों के अंदर, और शेड्यूल और नॉन शेड्यूल दो बैंक बताए मैंने आपको। कमेंट करके बताइए कि शेड्यूल बैंक जो होंगे वो कहां पर लिस्टेड होने चाहिए। शेड्यूल का मतलब है जिनका कंट्रोल आरबीआई करता है, नॉन शेड्यूल जिनका कंट्रोल आरबीआई नहीं करता। तो कमेंट करके बताना शेड्यूल्स बैंक कहां लिस्टेड होंगे, किस एक्ट में, किस सेक्शन में लिस्टेड होंगे। नागेंद्र, अवनीश, ब्यूटी, प्रेम, सोनू। सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, वेरी गुड। आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल के अंदर होंगे तो उन्हीं का कंट्रोल आरबीआई करता है, ठीक है, बिल्कुल। ओके, इसके बाद कमर्शियल और कोऑपरेटिव को डिवाइड किया हमने, एक प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरे हमने बात की यहां पर किस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने कहा सोशल मोटिव से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, समाज के लिए। ओके, जल्दी से मुझे बताना ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं देश के अंदर, जितने भी बैंक हैं हमारे, इनमें मैंने आपको बताया पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, आरआरबी, सभी तरह के बैंक बता दिए। आप इनकी गिनती जानते हो, जल्दी से बता सकते हो मुझे, मैं बता देता हूं। सरकारी बैंक 12 हैं, प्राइवेट 22 हैं, विदेशी बैंक 46 हैं, आरआरबी यानी ग्रामीण बैंक 43 हैं देश के अंदर। कौन सी बैंक, एमएलएम, आरआरबी, एमएलएम, धर्मेंद्र एमएलएम देखना पड़ेगा, क्या कहा आपने, एमएलएम, आरआरबी बैंक क्या है। पेमेंट बैंक 6 हैं, स्मॉल बैंक 10 हैं, और लोकल एरिया बैंक 3 है, आरआरबी 43 यानी 43 हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया था कल। और उसके अलावा कोऑपरेटिव में कुछ अर्बन कोऑपरेटिव हैं, स्टेट कोऑपरेटिव हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव और फिर
प्राइमरी कोऑपरेटिव हैं, ये सारे के सारे कहलाएंगे क्या, आपके पास बिल्कुल याद है हमें, ये कोऑपरेटिव होंगे। लिक्विड मनी के बारे में मैं बताऊंगा, एक्चुअली आगे आएगा सोनू। अभी जब हम बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में एक्चुअली, तो लिक्विड मनी नहीं, लिक्विडिटी होती है। और लिक्विडिटी यानी वो पैसा जो इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो आसानी से कैश में बदला जा सकता है, उसे लिक्विड कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं एक्चुअली, वो मैं बताऊंगा। आरआरबी बैंक का मतलब होता है ग्रामीण बैंक धर्मेंद्र। आरआरबी का मतलब है ग्रामीण, जो गांव में काम करते हैं उन सारे बैंकों को बोलते हैं। ओके, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना कि देश में राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, 2 बार बैंकों को यहां राष्ट्रीयकृत किया गया देश में। पहली बार कब किया गया, इंदिरा गांधी के दौर में, वो वक्त बताइए मुझे, सन बता दीजिए, और उसके लिए कितनी मिनिमम कैपिटल रखी गई फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम कब किया और मिनिमम कैपिटल कितनी थी। तो कुल 12 में से 11 वही हैं जो इंदिरा गांधी ने सरकारी बनाए, नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई। और एक एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का चेयरमैन कौन है, उसका एसबीआई की स्थापना किस दिन हुई, कैसे हुई, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। नोट्स दूंगा मैं आपको इसके बेहतर तरीके से। और पहली बार 69 में हुआ, 50 करोड़ कैपिटल की कंडीशन थी, 5 नहीं विकास, 50 करोड़ थी। और दूसरी बार हुआ 1980 में, तो 200 करोड़ थी। ओके, यहां तक की बात आपको समझ आ गई। लेकिन मैंने पूछा था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण बेसिकली क्यों कराया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, ये तो बता दीजिए मुझे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों कराया गया था, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराने के पीछे क्या कारण था, आपको ये याद रखना है। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम जो बात करते वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन था इसका कारण। और मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में यहां से शुरू करूंगा, जिससे आप वित्तीय समावेशन कहेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहेंगे। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ध्यान से समझना, पहले बात करना है। नेट बिल्कुल रजनी, देखते हैं भाई। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब देखो, मैंने आपको क्या बताया, देखो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कोई भी टीचर ये नहीं बता सकता कि क्या स्टेटमेंट एग्जाम में होगी, हरिओम, लेकिन हमें ये पता है कि मीनिंग क्या होनी चाहिए। देखिए, इसका मतलब होता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। सबसे पहली बात समझना, जो फाइनेंस या बैंकिंग सर्विसेज हैं, इन फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना, यानी लोगों को ये सर्विस अवेलेबल कराना। सबसे पहले बात समझना, वित्तीय सेवाएं देना किसे, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना किसे, लो इनकम पर्सन, जिनकी आय कम है ऐसे लोगों को, वीकर सेक्शन, गरीब वर्ग के जो लोग हैं एक्चुअल में उन लोगों को, गरीब वर्ग को, रूरल एरियाज में रहने वालों को, ये किसी के लिए भी हो सकता है ना, रूरल एरियाज के लोगों के लिए, या आप कहेंगे यहां पर कम इनकम वालों को, यानी कि वास्ट मेजॉरिटी को। वास्ट मतलब अधिक से अधिक लोगों को। तो बात को समझना ध्यान से, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ऐसे लोग जो थोड़े पिछड़े हुए वर्ग से आते हैं, ऐसे लोगों को फाइनेंस के साथ कनेक्ट करना, जोड़ना, उन्हें फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। ऐसे लोगों को एट अफोर्डेबल कॉस्ट, यानी कम से कम लागत में उनको ये सुविधाएं मिल जाएं, तो इसको कहा जाता है बेसिक तौर पर वित्तीय समावेशन करना। तो कम से कम लागत में अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय सेवाएं देना, ये कहलाता है वित्तीय समावेशन करना। अब देखिएगा ध्यान से, इसके लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई और एक बार कमेटी बनी वित्तीय समावेशन के लिए, तो सी रंगाराजन नाम के व्यक्ति 2005 के करीब इसके चेयरमैन बने। उन्होंने अपने तरीके से बताया कि इसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। फिर एक बार नेचिकेत मोर कमेटी बनी, उसका संबंध भी इसी से निकल कर आता है और वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की कमेटी के हेड बने। तो अब ध्यान से समझो कि जितनी भी बार हम ये सोचते हैं किसी भी चीज के पीछे कि जब हमने कोई नई चीज को सेटअप किया, किसी भी चीज को बनाया है, तो वो वित्तीय समावेशन कहलाता है। लेकिन अब एक सवाल आता है यहां कि वित्तीय समावेशन के अंदर हमने क्या कहा, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, वित्तीय सेवाएं देना। तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या क्या होती हैं, वित्तीय सेवाएं क्या होती हैं जो लोगों को पहुंचानी है, मेरी बात को ध्यान से समझना।
देखना। अब यहाँ एक सवाल बनता है कि वित्तीय सेवाएं क्या हैं अंजू? तो क्लास बिल्कुल सही चल रही है, कोई दिक्कत आए तो जरूर बता दीजिएगा। देखो, वित्तीय सेवाएं 4 प्रकार की होती है। पहली होती है बैंकिंग सेवाएं, जहां पर लोग अपने पैसे को जमा कर सके, अपनी बचत को रख सके। तो पहली होती है बैंकिंग सेवाएं, ये वित्तीय सेवाओं का एक हिस्सा है। अच्छा, दूसरी को बोलते हैं इंश्योरेंस, यानी लोगों के भविष्य के लिए एक बीमा भी होना चाहिए। अब आप ध्यान से समझना कि वित्तीय सेवाओं का मतलब सिर्फ बैंक से कनेक्ट करना नहीं है, बल्कि लोगों के भविष्य को बेहतर बनाना, उनको सिक्योरिटी फील कराना। इसके लिए उनके पास एक इंश्योरेंस होना चाहिए। ये भी इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक सर्विस है। उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि आपने जब मनी के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने देखा था मनी के अंदर कि मनी 3 तरीके से इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको याद आ जाए अच्छे से, कि एक होती है ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब जो कुछ हम खरीदते हैं, खाते पीते हैं, कुछ लेकर आते हैं अपने सामान अपने लिए, तो वो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है जिसमें हम ट्रांजैक्शन करते हैं। एक होता है स्पेक्युलेटिव मोटिव और एक होता है हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब मैंने क्या बताया कि हम अपनी जरूरत की चीजों को खर्च करने के बाद कुछ पैसा भविष्य के लिए बचाकर रखते हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये हमारे फ्यूचर में दुख और बीमारी के लिए, कोई समस्या आपदा आ जाए भविष्य में, उसके लिए रख दिया हमने, उसे बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव, यानी समस्या के समाधान के लिए संकट मोचन जो मनी हमारी है वो प्रिकॉशनरी है। इन दोनों के अलावा जो बच जाता है फिर हम उस पैसे को बैंक में रख देते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं, बाजार में लगा देते हैं कि उससे हम कुछ कमा सकें, है ना। इसी पर्पज के लिए जब हमारे पास आता है उसे बोलते हैं स्पेक्युलेटिव, यानी उसका हम सट्टा या सौदा कहते हैं। इसे सौदा के लिए सट्टा, सट्टे का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव ही हो, यहां सट्टे का मतलब होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां इनकम से इनकम कमाने की बात हो रही है। तो आपने 3 तरह के उद्देश्य देखे हैं मनी में। तो लोगों को इन्वेस्टमेंट, देखो म्यूचुअल फंड क्या है अपने आप में, म्यूचुअल फंड यही तो कर रहा है ना, लोगों को कह रहा है कि आप इन्वेस्ट करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, मात्र 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट सेवाएं जो होती है, जिन्हें हम निवेश कहते हैं एक्चुअल में, ये आती हैं। और एक होती है क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब होता है ऋण, यानी उधार मिलने में आसानी। बैंकों के अलावा जो बाकी कंपनीज हैं, है ना, वो सब इनको आसानी से ऋण उपलब्ध करा सके। एक्चुअल में ये 4 चीजों को मिलाकर कहा जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज। ये पहुंचाने की जिम्मेदारी है किसकी? वित्तीय समावेशन की। अब सोचिएगा ध्यान से कि सर वित्तीय समावेशन करने के लिए क्या क्या करा सरकार ने। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं आप लोगों के साथ, तो बेहद अच्छे से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अभी तक अगर हम देखें यहां पर कुछ एग्जाम्पल को, अगर कहा जाए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या था, तो आप कह सकते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, यानी राष्ट्रीयकरण। तो इसीलिए किया गया ताकि रूरल एरियाज में बैंकिंग की एबिलिटी को बनाया जा सके, बढ़ाया जा सके। एक ये तरीका है। अच्छा, अगर कहा जाए कि आरआरबी जो बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक, ये क्यों सेटअप किए गए बताइए, तो इसके पीछे क्या कारण नजर आता है कि सर जो पिछड़े हुए एरियाज, ग्रामीण इलाके, वहां बैंकिंग सुविधाएं पहुंच जाएं, इसीलिए किया गया होगा। ओके, अगर आपसे कहा जाए प्रधानमंत्री जनधन योजना क्यों लाई गई, तो आप कहेंगे बिल्कुल इसीलिए ताकि जिनका खाता नहीं है उन लोगों के खाते खुल जाएं इस योजना के तहत। देखो, आपको क्योंकि एक ऑफिसर बनना है, आपको सोचने वाली एबिलिटी चाहिए, आपको फैक्ट याद नहीं करने, आंसर बनाने की कोशिश करनी है। अभी हमने कहा कि हमने स्मॉल बैंक बनाए यहां, तो स्मॉल बैंक क्यों बनाए मैं आपको समझाऊंगा आगे कि स्मॉल बैंक में क्या अंतर है बाकी के कंपैरिजन में, तो आप आसानी से समझ पाओगे। स्मॉल बैंक क्यों बनाए या पेमेंट बैंक क्यों बनाए, इससे क्या फायदा होने वाला है हमें। लेकिन हमें पता है कि कोई चीज बनाई गई तो इसीलिए बनाई गई होगी। कोई भी नया बैंक बनता है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि 25% ब्रांच हर एक बैंक को, हर एक प्राइवेट बैंक को भी अपनी 25% ब्रांच हर एक बैंक को रूरल एरियाज में ओपन करनी होती है। यानी लाइसेंस देने से पहले एक कंडीशन है आरबीआई की कि इसी तरीके से आपको काम करना होगा। जितनी ब्रांच आप ओपन करोगे 25% ब्रांच आपको रूरल एरियाज में ओपन करनी ही पड़ेंगी। तो बताइए इसका क्या मतलब है कि रूरल को ही तो प्रमोट कर रही है सरकार यहां पर। या आपसे कहा जाए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लाई गई है, अगर आप सोचे ध्यान से तो ये सुरक्षा बीमा योजना क्यों लाई गई है, ये
इसीलिए तो लाई गई है ना सुरक्षा बीमा योजना, ताकि जिन लोगों के पास बीमा नहीं है वो लोग अपना बीमा करा सकें, है ना। अगर आपसे कहा जाए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लाई गई है किस लिए, तो जीवन ज्योति बीमा योजना क्यों लाई गई यहाँ पर, तो उसके पीछे भी कारण आपको समझ में आ रहा है कि जिन लोगों के पास इस तरह का जीवन बीमा नहीं है वो इसीलिए काम कर सकें। एक लाई गई अटल पेंशन योजना। अब आपसे सोचे ध्यान से, तो अटल पेंशन योजना क्यों लाई गई, क्योंकि ये सब हमें क्या करते हैं, भविष्य की सुरक्षा देते हैं। ऐसे लोग जिनके पास कोई पेंशन का रास्ता नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है जो पेंशन आए उनकी, तो खुद की पेंशन का इंतजाम वो कर सकते हैं, अपना पैसा जमा करके बाद में उन्हें पेंशन के रूप में मिल जाएगा। ऑब्वियस है, तो ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी देती है। और साथ में इस तरह से अभी सरकार म्यूचुअल फंड को बढ़ावा दे रही है एक तरह से, तो म्यूचुअल फंड को बढ़ाना यानी छोटे छोटे अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना, तो म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट करना अपने आप में क्या है, इन्वेस्टमेंट के माध्यम को बढ़ाना। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड लेकर आई थी, सोचिए क्यों लेकर आई थी किसान क्रेडिट कार्ड, तो किसान क्रेडिट कार्ड लेकर आई थी वो इसके अंदर, तो उसके पीछे कारण यही था कि किसानों को आसानी से लोन मिल जाए यहाँ पर। तो बिल्कुल नहीं आ रही है स्लो नेट योर साइड, भाई ऐसा कुछ है क्या, मैं बिल्कुल देखता हूँ गीता तो रहमान, बाकी लोग भी मुझे एक बार बता दें ताकि फिर अगर ऐसा कुछ है तो आगे बताया जाए जरूर। बाकी सब लोगों को मेरी बात समझ आ रही है या नहीं, जल्दी से कमेंट करिएगा। जल्दी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं अवनीश, सब सही है, चल जाएगा। थोड़ा सा भी आप देख रहे हैं कि टीम नहीं है, कोई नहीं है, अभी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्लीज मैनेज करिएगा, कोई बात नहीं है। चलिए, इसमें आएगा या इन्वेस्टमेंट में आएगा, क्यों आएगा इसमें, ये इन्वेस्टमेंट है मार्केट का। तो मैंने कहा ना, जब आप फाइनेंशियल सर्विस बात करते हो तो इन्वेस्टमेंट भी एक सर्विस है, तो बहुत अच्छे से अभिनव समझना रहमान। तो म्यूचुअल फंड इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि निवेश करना भी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा है। मैंने कहा ना, मतलब पूंजी निर्माण करनी है, वो बैंक के थ्रू, बाजार के थ्रू, किसी के थ्रू भी हो सकती है, तो निवेश करना भी इसमें आता है। किसान क्रेडिट कार्ड भी इसके अंदर आते हैं। और सोचिएगा ध्यान से, अगर मैं आपको बताऊं, यहां एक सवाल आया था सीडीएस 2021 फरवरी में आई थिंक हुआ था, जो सीडीएस का एग्जाम, उसमें सवाल आया था आपका, ये 3 स्कीम देके पूछा था, ये तीनों स्कीम देके पूछा, इसमें कौन सी सोशल सिक्योरिटी योजना है जो सामाजिक सुरक्षा देती है, ओनली 1, 2, 3 या ऑल ऑफ अबव, क्या जवाब देंगे। अगर ये तीनों ऑप्शन आ जाएं तो हम कहेंगे ऑल ऑफ अबव। सीडीएस 2021 का सवाल है। ओके, एक सवाल आया था यूपीएससी 2020 के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो सोचिए, ये एक एक चीज जो है ना, आपको ये लगेगा कि इतनी सारी बातें बताई जा रही है, इसीलिए ताकि आपको हमेशा ये समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से काम करती है। बात समझ में आ रही है ना, यहां तक। म्यूचुअल फंड भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, वित्तीय समावेशन। अच्छा, इस वित्तीय समावेशन को बनाने के लिए बैंकों का सरकारी होना जरूरी है क्या, ऐसा कुछ लॉजिक कुछ बताया इन्होंने, तो याद रखें कि ऐसा कुछ नहीं बताया, ध्यान से समझना इस बात को। तो हमारे देश में अब देखो क्या हो रहा है यहां पर, कि वित्तीय समावेशन आ रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बैंकों का मर्जर भी हो रहा है। ध्यान से समझना, मर्जर हो रहा है बैंकों का, है ना भाई, ये भी समझ लो जरा ध्यान से। तो बैंकों का मर्जर हो रहा है, और किस बैंक का मर्ज किसके साथ हुआ है वो तो आप जानते हैं, लेकिन मर्जर को क्यों सरकार कर रही है, वो क्या कारण देती है, जरा उसको भी समझ लें हम जरा ध्यान से। यहाँ देखो, मैं आपको बता दूं कि जो मर्जर है बैंक का, एक बैंक का दूसरे बैंक में हो जाना, ऐसा नहीं है कि कुछ अभी शुरू हुआ है, पहले से है थोड़ा सा। देखो, मैं एक बात बता दूं, एक बैंक होता था जिसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, बहुत ध्यान से देखना, एक बैंक हुआ करता था न्यू बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, अभी बताऊंगा मैं, लिखना मत, समझना। उसके बाद एक बैंक होता था न्यू बैंक ऑफ इंडिया के बाद, जो इंपॉर्टेंट बैंक है मैं उनकी बात कर रहा हूं सिर्फ, एक होता था स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, या इसे छोड़ सकते हैं हम, छोड़ देते हैं इसे, चलो इसे देखते हैं भाई। एक होता था देना बैंक और विजया बैंक, देना बैंक और विजया बैंक।
आप लोग करंट अफेयर पढ़ने लगे हैं तो आपने वो आज ही पढ़ाया था मैंने, ये देना बैंक और विजया बैंक। ओके, उसके बाद एक आता है हमारा सिंडिकेट बैंक। जो जो बंद हो गए मैं उनके नाम लिख रहा हूं और आपको बताने हैं ये किसके साथ हुए हैं। सिंडिकेट बैंक। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास, ध्यान से समझना, एक आता है जिसका नाम है इलाहाबाद बैंक। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिएगा एक आता है जिसका नाम है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओबीसी बैंक। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओबीसी बैंक। बिल्कुल ऋत्विक, लॉकडाउन में क्या पता नहीं क्या पूछा आपने। इसके बाद एक आता है जिसका नाम है आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है, और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल ध्यान रखना। और उसके बाद 5 एसोसिएट ऑफ एसबीआई एंड महिला बैंक। देखिए ये कुछ समय की बात मैं कर रहा हूं यहां, ध्यान से समझना पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या कुछ शुरू हुआ यहां पर, कैसे क्या हुआ। सबसे पहले न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये किसके साथ हो गया है? तो इसका विलय हो गया है, मर्जर हो गया, इसका मर्जर यानी विलय। तो इसका विलय हो गया है, विलय किसमें? पीएनबी में। तो ये विलय जो हुआ था पीएनबी के अंदर 1993 में हुआ था, 93 के अंदर। तो ये बहुत पुरानी सी कहानी है, एक बैंक का मर्जर किसी कारण से उस समय किया गया था। ये जो 5 एसोसिएट बैंक है एक्चुअली और एक महिला बैंक है, इसका जो विलय है एक्चुअली ये एसबीआई में ही कर दिया गया था 2017 के अंदर। 2017 में एसबीआई के 5 और एक महिला बैंक, 6 बैंक बंद कर दिए थे। आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक जो हैं, इनका जो विलय है ये विलय कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। किसमें किया गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। देख के लिखिएगा कहां पर लिख रहे हैं आप। और ये किया गया 2020 में, तो ये 2020 में हुआ। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओबीसी बैंक का जो विलय है यहां, ये किया गया पीएनबी के अंदर। किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में। और ये किया गया 2020 में। इलाहाबाद बैंक जो है इसका विलय किया गया इंडियन बैंक के अंदर। तो इंडियन बैंक के अंदर इसे मिलाया गया और ये हुआ 2020 में। और सिंडिकेट बैंक जो है इसका विलय किया गया कैनरा बैंक के अंदर। ध्यान से समझना, कहां पे किया गया? कैनरा बैंक में। और ये किया गया 2020 में। देना और विजया बैंक जो है इनका विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया, बीओबी में किया गया और ये हुआ 2019 में। ध्यान से देख रहे हैं आप लोग। तो अब देखो ध्यान से कि बहुत सारे बैंकों का दूसरे बैंकों के साथ मर्जर कर दिया है सरकार ने, और ये मर्जर के पीछे क्या कहानी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मर्जर करना सरकार ने यहां पर बताया है, इसके पीछे के कारण भी बताने की कोशिश की है सरकार ने, और वो कहानी को समझना। पहले आप इसे नोट कर सकते हैं कि कौन सा बैंक किसके साथ और कब मर्ज हुआ है। तो अमूमन अगर हम देखें ध्यान से तो मोस्टली 2 से 3 साल के अंदर, यानी 2017 से लेकर 2020 तक आए अगर, तो एक बैंक छोड़ दे अगर, बाकी सबका मर्जर तो इन्हीं 2-3 साल में हुआ है। अभी नहीं किया गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर नहीं किया गया। रजनी, ऋत्विक, सुनरीता, अवनीश, सबको समझ में आ रहा होगा। शिवा, ठीक है भाई, चलो। तो ये बैंक का मर्जर किया गया है, मर्जर ऑफ बैंक किया गया है। अब इसके पीछे की कारण क्या है, एक कहानी है यहां पर, मैं आपको बता दूं। यहां जल्दी से इसे दिखा दूंगा, 1 मिनट, उसको समझ लो पहले। तो यहां पर क्या कहा गया, यहां एक मिशन चलाया गया सरकार द्वारा, जिस मिशन का नाम है मिशन इंद्रधनुष। क्या है? मिशन इंद्रधनुष यहां पर आता है।
और ये मिशन इंद्रधनुष किस लिए लाया गया, इस बात को समझो। सबसे पहले ये चलाया कब गया, तो मिशन इंद्रधनुष आया था 2015 के अंदर। पहली बात समझना, कब लाया गया है धनुष, 2015 में लाया है सुनरिता। और क्यों लाया गया है, देखो ये जो सरकारी बैंक है, एक्चुअल में पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं, सरकारी क्षेत्र के जो बैंक हैं, एक्चुअली पब्लिक सेक्टर बैंक, यहां पर इसमें रिफॉर्म करने के लिए, यानी इनके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, इनकी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए, यानी रिफॉर्म करने के लिए, या ये कह सकते हो आप कि ये क्यों लाए गए हैं, ताकि ये सरकारी बैंक की जो फंक्शनिंग है इसको आप इंप्रूव कर सके, यानी इसकी जो कार्य करने की तकनीक है, इसकी जो फंक्शनिंग है, इसको ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। और सरकारी बैंक जो है, पब्लिक सेक्टर बैंक की जो फंक्शनिंग है उसको बेहतर किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। या फिर आप कह सकते हो कि इन बैंकों को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकें, मतलब जो कंपटीशन करें और बिजनेस बनाएं, यानी यहां पर बैंकिंग में सुधार भी बोल सकते हैं आप इसे, सरकारी बैंक्स में रिफॉर्म कर सकें हम यहां पर, यानी इनको वर्ल्ड क्लास के बना सकें और साथ में इनको कॉम्पिटिटिव बना सकें। ये सरकारी बैंक है, इसके कंपटीशन को बढ़ाया जा सके। कॉम्पिटिटिव अप्रोच, इनकी कंपटीशन एबिलिटी को बढ़ा सके, क्योंकि कंपटीशन ही आपको पता है तरक्की करता है। तो सरकारी बैंक जो हैं, बिल्कुल मैं लिख देता हूं धीरज, सरकारी बैंक जो हैं इनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, इनकी फंक्शनिंग कार्य प्रणाली को बेहतर किया जा सके, है ना। तो ये काम किए गए, ध्यान से समझना। तो पहला काम क्या था, सरकारी बैंक जो हैं, इनके सार्वजनिक बैंक जो हैं, सरकारी बैंकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके, इसके लिए लाया गया ये मिशन इंद्रधनुष का समाधान करने। ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूं यहां। दूसरा जैसे कह सकते हो आप, सरकारी बैंकों की कार्य प्रणाली अच्छी करने के लिए, कार्य प्रणाली बेहतर करने के लिए, या सरकारी बैंकों की प्रतियोगिता क्षमता को बढ़ाना। तो इसलिए लाया गया था मेरे भाई मिशन इंद्रधनुष, ताकि वो कॉम्पीट करें, वर्ल्ड क्लास के बैंक बने और बिल्कुल वक्त के साथ मैनेज करें। अब इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बताओ जल्दी से मुझे। हिंदी में भी लिख दिया है, रजनी क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आए दिक्कत तो दोबारा बताना एक बार। तो मिशन इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7। तो इसलिए इसमें कितने पॉइंट्स दिए गए, 7 पॉइंट्स दिए गए, 7 बातें बताई गई जो रिफॉर्म कर सकती हैं। तो इसका नाम है मिशन इंद्रधनुष, जो किस चीज की बात करता है, 7 पॉइंट की बात करता है। ये 7 पॉइंट में देखो क्या क्या आता है। पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, ये कहा गया कि अपॉइंटमेंट्स को लेकर, देखो ध्यान से क्या कहा, जो सरकारी बैंक होते हैं, सरकारी ही बैंकों की बात हो रही है, एमडी, सीईओ, चेयरमैन, ये जो पद होते हैं, आपने देखा होगा मोस्टली बैंक में हम कहते हैं ये इसका एमडी एंड सीईओ, उसी को एमडी बोलते हैं, वही सीईओ भी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। चेयरमैन होता है, सीएमडी भी होता है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है। ये जो पद होते हैं एमडी का, सीईओ और चेयरमैन के, ये जो पद होते हैं एक्चुअल में अलग अलग इनकी नियुक्ति करना,
इनकी नियुक्ति जो है अलग अलग व्यक्ति होना चाहिए। तो अपॉइंटमेंट को लेकर पहला इश्यू आया यहां पर कि हमें बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना है, ऐसी जो पावरफुल चीजें हैं जो जरूरी हैं, इसमें एमडी पद है, चेयरमैन, एमसीईओ, ये सब हमें अलग अलग कर देने चाहिए, इनको डिफर रखना चाहिए। एक तो इन्होंने ये बात कही। और दूसरी बात, जो सिलेक्शन है, ये जो एमडी, चेयरमैन और सीईओ हैं, इनके सिलेक्शन के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना करनी चाहिए। ध्यान से सुनना, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना, ये कहा इन्होंने। हमें क्या करना चाहिए, एक संस्था बनानी चाहिए जिसका नाम क्या होगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो। एक्चुअली इस बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम होगा सिलेक्शन करके बताना कि ये चेयरमैन बनना चाहिए। सरकार तो बनाई, जैसे आपको पता होगा कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी आपको पता है कौन बने हमारे, जल्दी से कमेंट करो, भारत के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं। तो जो पुराने चीफ जस्टिस थे शरद अरविंद बोबड़े, जब वो जा रहे थे, जाने से कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं, यानी मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्ट सीनियर जज हैं और एनवी रमन है जो इस समय, ये हमारे अगले जज होने चाहिए। तो जो रिकमेंडेशन है वो किसके द्वारा की गई है, पूर्व चीफ जस्टिस के द्वारा नए चीफ जस्टिस की। ऐसे कई बार होता है कि सरकार, प्रधानमंत्री या सरकार बताती है कि अगला ये व्यक्ति ये होना चाहिए और फिर राष्ट्रपति द्वारा उनको चुन लिया जाता है। ऐसा होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सेम बात यहां पर है, एक एमडी बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाएंगे जिसका काम क्या होगा, सिलेक्शन करना। जो भी पीएसयू सरकारी चीजें हैं, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड चीजें हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर की अलग कंपनीज हैं, उस पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं उनके चेयरमैन और बाकी जो पद हैं इंपॉर्टेंट, उनका सिलेक्शन किसका होना चाहिए ये बताना सरकार को, फिर सरकार उसे काम करेगी। जल्दी से बताओ, ये दोनों बातें समझ में आ रही हैं, यस और नो। नियुक्त नहीं करेगी, नियुक्त तो सरकार को ही करना है, ये सिर्फ बताएगी। जल्दी से कमेंट करो यस और नो। और देखो एक जरा यूपीएससी का सवाल, आपको लगता है कि हम सवाल नहीं कर पाते, ऐसा कभी हो जाता होगा आपके हिसाब से, पर अब नहीं होने वाला मेरे भाई। अब सवाल देख लो जरा, यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है। The chairman of public sector banks are selected by, not appointed by, selected by. ऑप्शन है पहला बैंक बोर्ड ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न्ड बैंक। कौन करता है बताइए, जवाब मिल चुका होगा आपको, इसी के लिए बना है बैंक बोर्ड ब्यूरो। बात समझ में आ रही है यहां तक, ओके। अब इसके बाद क्या कहा इन्होंने, तीसरी बात जो कही, इसमें सुधार कैसे आएगा, इसमें एक तीसरा कहा गया कैपिटलाइजेशन, यानी पूंजीकरण। सरकार को समय समय पर इनको कैपिटलाइज करते रहना होगा, यानी इसके पूंजी को बनाना होगा, पूंजी को देना होगा। तो पूंजीकरण करना सरकार की जिम्मेदारी है, पूंजीकरण होना चाहिए। आपने देखा हर बार के बजट में लिखकर आता है ना कि इस बार केंद्र सरकार जो है बजट में भारत के सरकारी बैंकों के लिए इतना खजाना रखेगी, इतना पैसा सरकारी बैंकों के लिए होगा। तो ये पूंजीकरण करने की जो भी सरकारी बैंक है उनकी जरूरत है, ओके। फिर चौथा यहां पे क्या कहा गया, इनके द्वारा कहा गया एक अकाउंटेबिलिटी, यानी इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनानी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, एक जवाबदेही तय होनी चाहिए कि किसी भी चीज में अगर कोई कमी है तो वो किसके द्वारा होगी। एक अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी। एक बात इसमें यह कही गई एम्पावरमेंट, हमें बैंकों को एबल बनाना होगा। इसके लिए एम्पावरमेंट यानी बैंकों को डिसीजन लेने के लिए थोड़ी सी फ्रीडम देने की जरूरत है, इनको मजबूत करने की जरूरत है, सशक्तिकरण करने की जरूरत है, एम्पावरमेंट। अभी मैं आपको सब समझाऊंगा, आप जानते हैं एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ओके। इसके बाद इन्होंने एक पॉइंट दिया यहां पर, गवर्नेंस, सुशासन, यानी गवर्नेंस, सुशासन, अच्छे से शासन करना, ये सुशासन होना चाहिए, इसके अंदर गवर्नेंस होनी चाहिए, सुशासन। और
एक पॉइंट दिया इन्होंने, डी स्ट्रेसिंग, यानी स्ट्रेस का मतलब होता है जो भी दिक्कतें परेशानियां आती हैं, डी स्ट्रेसिंग करिएगा, तनाव को खत्म करिए। अब यहां बैंकों में किस बात का तनाव है, तो बैंकों में स्ट्रेस किस बात को लेकर है कि इनकी जो संपत्ति है ना वो डूब जाती है। ये लोन देते हैं विजय माल्या जैसे लोगों को और वो पैसा वापस नहीं करते। तो विजय माल्या जैसे लोग जो पैसा वापस नहीं करते एक्चुअली सरकार का, ये उसको कहते हैं तनाव, स्ट्रेस एसेट्स बोलते। तो डी स्ट्रेस का मतलब है उस तनाव मुक्त को खत्म करना, यानी किसी तरह से एनपीए की बात करना। तो मेन चीज ये बताई गई 7। तो ये 7 पॉइंट को लेकर मिशन इंद्रधनुष लाया गया और इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आई कि हम कैसे डी स्ट्रेसिंग करें, कैसे अच्छा गवर्नेंस चलाएं। तो गवर्नेंस अच्छा करना, एम्पावर करने के लिए उन्होंने सोचा मर्जर कर देना चाहिए। और आप देखिए 2015 के बाद ही मर्जर का प्रोसेस शुरू हुआ है। खास तौर पे अगर आप देखो शुरू में 2017 में हुआ, फिर 18, 19 में हुआ, 20 में हुआ। एक वो किसी कारण से हुआ था, वो अलग बात है, बीच में होते रहे छोटे छोटे, लेकिन सरकारी बैंक इतने बड़े स्केल पर नहीं हुए कभी भी। अब आप सोच के बता सकते हैं यहां पर कि ये जो लाए गए, जो बनाए गए, बताए गए, ये सब किस लिए बताए या बनाए गए, तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? चलिए बताइए। तो क्या कहा सरकार ने, क्यों कर रही है सरकार मर्जर? तो सरकार ने जो मर्जर के बेनिफिट्स बताए हैं, लाभ बताए हैं, बेनिफिट्स बताए हैं, इसको मर्जर करने से क्या हुआ है देखो। तो सरकार के अकॉर्डिंग देखो, मैंने मिशन इंद्रधनुष भी पढ़ा दिया आपको, इसीलिए मैंने कहा ना आपको वो चीजें पढ़नी है जो काम की चीजें हैं। ठीक है, नाम तो मैं आपको दूंगा, आपको कहा है मैंने बेनिफिट। आप मुझे बताइए कि मर्जर करने से क्या कर रही है सरकार। देखो एक तो ये बात समझो कि मैंने कहा बैंकों को बंद करने में फर्क होता है और मर्ज करने में फर्क होता है। सरकार का ये कहना है बेसिक तौर पर कि हमारे बहुत सारे बैंक हैं एक्चुअली जो उस लेवल पे काम नहीं कर रहे जिस तरह से उन्हें होना चाहिए। यानी बहुत ज्यादा बैंक होने की वजह से ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लागत आ रही है सरकार की। जैसे आप कहें छोटे छोटे बैंक है, जैसे विजया बैंक है, बहुत कम लोगों का खाता उसमें होता था, लेकिन भाई जो रिक्वायरमेंट है लोगों की वो तो फुलफिल करनी ही थी। कैशियर पूरे दिन बैठता है वहां पर लेकिन कोई कैश लेकर नहीं आ रहा है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा, बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है। यानी अलग अलग बैंक बनाना, उनकी कॉस्ट, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए किराया, सब कुछ है, उनके एमडी भी हैं। यानी वो चीज अगर हम एक जगह कर दे तो ज्यादा बेहतर, ज्यादा आसान हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे आप मेरी। जैसे एक परिवार है, उस परिवार में 4 परिवार रहते हैं, मतलब 4 फैमिलीज हैं, वो अपना अलग अलग खर्चा करके देख लें और एक बार कंबाइंड में रहकर देख लें, पता चल जाएगा आधे का फर्क आ जाएगा। हमेशा याद रखना इस बात को। इसलिए कहा जाता है छोटी छोटी किसान, हमारे देश में किसानों के लिए कहा जाता है, हम जमीनों को क्या करते हैं, उन छोटी छोटी जोत कहते हैं एक्चुअल में, उन किसान की उस जमीन को उनको जोड़ने का काम करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बेहतर रहता और लागत कम आती है उस चीज से। तो सरकार का ये कहना है कि हम सिर्फ बैंकों की संख्या कम कर रहे हैं, इससे ना तो इंक्लूजन पे कोई फर्क पड़ेगा, जॉब पे तो फर्क पड़ेगा। भाई देखो जॉब को निकाला नहीं जाएगा, किसी को का भी डर होता है, जॉब जाने का भी डर वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा सरकार यहां कह रही है कि हम इसमें कॉस्ट को रिड्यूस करने में मदद करेगा हमारा। तो सबसे पहला क्या बेनिफिट सरकार की नजर में आता है कि इससे जो हमारी लागत है, जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है ना, वो कम हो जाएगी, रिड्यूस कर देंगे इसके ऑपरेशन की, यानी इसके जो कार्य किया जा रहा है उसकी लागत को। तो पहला बेनिफिट आपको लिखना है लागत को घटा देना। एक तो ये कहा सरकार ने। और बताइए, आपको बताना है आंसर के तौर पर क्या हो सकता है। जब बैंक कम हो जाएंगे, संख्या कम हो जाएगी बैंकों की, थोड़े से बचेंगे, तो वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, मोर इंक्रीज कर सकते हैं एफिशिएंसी को, इंक्रीज कर सकते हैं एफिशिएंसी को, बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बैंक कम होंगे लेकिन वो क्वालिटी के बैंक होंगे। यानी जब भविष्य में कोई आपदा संकट आएगा तो ऐसे बैंक होंगे जो उसका डटकर मुकाबला करेंगे। छोटे छोटे बैंक ही तो बंद होते हैं मोस्टली। देखो अभी आपने देखा कि सर कुछ समय से दिक्कतें चल रही थी, तो क्या हुआ, छोटे छोटे जो कोऑपरेटिव सहकारी बैंक थे जो कुछ जगहों पर काम करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखें वो बंद होना शुरू हो गए। तो वो क्यों है, क्योंकि हमें बैंक कम हो, नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा हो,
नंबर ऑफ बैंक कम होना चाहिए। मैनेजमेंट को लेकर इश्यूज है, सर्विसेज अच्छी नहीं है, बहुत सारी सर्विसेज नहीं है, मैनेजमेंट बेटर होगा। बिल्कुल मैं यही चाह रहा था आप लोग भी आप इन्वॉल्व हो जाएं, सत्या इन्वॉल्व हो गए, बेटर मैनेजमेंट हो पाएगा सर, क्योंकि ब्रांच नंबर कम होंगे और ये जो पैसा है सरकार जो दे रही है ये कुछ बैंकों को मिलेगा, अच्छे मैनेजमेंट को करने में काम आएगा। ओके, आपने कहा यहां पर फास्ट और बेटर सर्विसेज मिलेंगी। तो जल्दी से और बेटर देखिए ना, अभी पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जितनी सर्विस देते हैं इतनी सर्विस कोई यूनियन बैंक थोड़ी देता होगा, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं देता होगा इतनी सर्विसेज, या फिर वो जो बैंक दो जैसे एक यूको बैंक है वो नहीं होगा। सुपरविजन और कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। सोनू का जवाब आया, बिल्कुल कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। स्केल यानी जो हमारे बैंक है वो वर्ल्ड क्लास के बैंक, अभी एक ही वर्ल्ड क्लास का है लेकिन सरकार चाहती है हम इसको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हो जाए। स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा। सोनू ने बताया सुपरविजन करना अच्छा हो जाएगा। बड़े पैमाने पे हो जाएंगे, लार्ज स्केल के बैंक हो जाएंगे। मतलब और भी बातें आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो सरकार ये कह रही है हम बैंक कम कर रहे हैं, ब्रांच नहीं कम कर रहे। बात समझ रहे हो ध्यान से? ब्रांच कम नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। हम यहां बात बैंक को कम करने की कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा था, कहीं देना बैंक था, वहां देना बैंक की जगह बैंक ऑफ बड़ौदा ही खुल जाएगा, लेकिन देना बैंक के नाम को खत्म कर देंगे, उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स खत्म हो जाएंगी। जॉब वालों के लिए दिक्कत तो है ही, इसमें जॉब वालों की जिंदगी की भी बात है और हम इसलिए इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि देखो सर नौकरी सबको चाहिए, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम किसी को हटाएंगे नहीं, निकालेंगे किसी को नहीं, या तो वीआरएस देंगे या ट्रांसफर करेंगे। वीआरएस का मतलब आप रिटायरमेंट खुद ले लीजिए। वर्ल्ड क्लास बैंक का मतलब होता है कि उस एबिलिटी के बैंक जो पूरी दुनिया में, मतलब जिस तरीके से एक कंपनी होती है, कंपनी में होता है ना ये भाई टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी है, रिलायंस की कंपनी बहुत बड़ी वर्ल्ड क्लास में जा रही है, इस समय इतना पैसा है, वर्ल्ड में compete कर रही है, दुनिया भर में ब्रांचेस खुल रही है रिलायंस की। उस तरह से हमें वर्ल्ड क्लास के यानी उस लेवल के बैंक जो दुनिया भर के बैंकों के साथ डट के मुकाबला कर सके। बिल्कुल धर्मेंद्र, एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज तो होंगे, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होगा वो होगा किस बात को लेकर, वो होने वाला है जॉब्स को लेकर। जॉब के इश्यूज आएंगे इसके अंदर, वैकेंसीज नहीं होंगी, नई वैकेंसीज नहीं आएंगी इसके अंदर। दूसरी बात ये है इसके साथ साथ यह जो परेशानी की बात है वो ये है कि जब बैंक कम होंगे तो बहुत सारे हमारे छोटे छोटे बैंक जो रूरल एरियाज से ही अर्निंग करते थे, बड़े बैंक तो शहरों के माध्यम तक सीमित हैं, छोटे बैंक जहां शहरों में काम नहीं मिल रहा था वो गांव में ज्यादातर ब्रांच में वर्क करना पसंद करते थे, वो यहां कुछ कमी देखने को मिलेगी। तो इंक्लूजन में इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन सरकार कह रही कि ये नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। फिलहाल हमेशा हमें पॉजिटिव बातों को समझना, याद रखना है। तो यहां से अच्छी एफिशिएंसी होगी, वर्कलोड इंक्रीज करेगा, बिल्कुल वर्कलोड बढ़ जाएगा, ये एक डिसएडवांटेज की कैटेगरी में डाला जा सकता है। देखो ये आपके जवाब आ रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग सोच रहे हैं यहां पर, क्योंकि सोचना ज्यादा जरूरी था। मैं वन वे ये टॉपिक की लिखवा नहीं रहा हूं मैं आप लोगों को यहां, अब देखना ध्यान से। तो अब यहां पर क्या हुआ, ये सारी बातें आ गई, तो ये सरकारी बैंक थे, उनका बनना और उनका मर्ज होना भी आपको समझ में आ गया। अब यहां पर एक बात आती है और आगे, जब सरकारी बैंक लाए गए देश में, किस लिए लाए गए आपको पता होगा, बाकिर बैंकिंग के लिए बहुत हेल्प करेगा, ज्यादा ही हेल्प करेगा, सफिशिएंट नहीं कह सकता मैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ बातें अलग से पढ़ने की जरूरत, छोटी छोटी बातों को नहीं बताया जा रहा इस बैच में। बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो बैंक में अलग से पढ़नी पड़ती हैं वो यहां नहीं बताई जा रही। एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है, यहां थोड़ा सा आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जॉब करना सेफ है, हम बैंक में जॉब करें कोई दिक्कत नहीं है, जॉब लगने के बाद कोई नहीं हटा सकता, ठीक है ना, वीआरएस दे सकता है, रिटायर ट्रांसफर कर सकता। अब देखो होता क्या था कि बैंक हमारे पास बनाए इंदिरा गांधी ने ये सोचकर कि शहरों में बैंक से गांव में भी जाएंगे, सरकारी बैंक लेकर आए गए। अब यहां पर बहुत सारी बातें की गई, लेकिन ध्यान से समझना
एक बात आती है इसके बारे में जिसे कहा जाता है यहां पर बैंकिंग रिफॉर्म करना। एक्चुअली 1990 तक आते आते हमें यह रियलाइज हो गया कि हमने बैंकों को सरकारी तो बनाया, लेकिन उससे वो बात नहीं आई जो आनी चाहिए थी, क्योंकि हमें पता है कि सरकार की इन्वॉल्वमेंट अगर किसी चीज में हो जाए तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। और वो नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है, पॉलिटिकल यूज होने लगता है। आपने देखा होगा कि किसानों का लोन माफ कर देना, ये चुनाव से पहले किए गए वादों में से एक है, और इसकी वजह से सरकारी बैंक ही ज्यादातर ये काम करते हैं, और सरकारी बैंक लॉस में जाते हैं। लेकिन सरकार कहती जाए लॉस में क्या फर्क पड़ता है, हमें तो हमारी सरकार बनानी है। ऐसा आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि कोई व्यक्ति पैसा लेकर चला गया, जाने दो क्या फर्क पड़ता है, अरे देश से चला गया कोई व्यक्ति और सरकार कुछ कर नहीं पाई, और अब जाने के बाद वो व्यक्ति एक ग्राउंड में बैठकर मैच देख रहा होता है और हम उसे फिर भी नहीं पकड़ सकते। तो वक्त की बात आपको समझो अगर ध्यान से, यहां तो इतना सब कुछ हो रहा है यहां पर, और पॉलिटिकल यूज जब बढ़ जाता है ना, तो वही एक कारण है सरकारी बैंकों की अच्छी परफॉर्मेंस ना करने का। तो क्यों नहीं कर पा रही है सरकार, क्योंकि यहां सरकार को सोचना पड़ता है कि किसी भी चीज की लागत को बढ़ाना। तो आपको ये बात समझनी है, रेलवे अच्छा ना होने के पीछे एक बड़ा कारण था, इसके अंदर सरकारी होने की वजह से ज्यादा कीमत नहीं ली जा सकती, ज्यादा सुविधाएं दी जा सकती है लेकिन कीमत नहीं ली जा सकती, तो ये बड़ा इश्यू था। तो बैंकिंग रिफॉर्म करने की शुरुआत हुई पहले, देखो पहले राष्ट्रीयकरण आया लेकिन बैंकिंग रिफॉर्म शुरू हुए। तो बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए एक्चुअली 2 बार कमेटी बनी है, एक बार 91 में बनी है, एम नरसिम्हन एक्चुअली आरबीआई के गवर्नर थे नरसिम्हन, और इनकी कमेटी बनी, इसको इन कमेटी का चेयरमैन बनाया बैंकिंग रिफॉर्म करने के लिए, एम नरसिम्हन कमेटी। तो इन्होंने जब पहली कमेटी ने अपनी अपनी रिपोर्ट जमा की, इस 91 में कमेटी बनी मनमोहन सिंह के दौर में, तो इन्होंने अपनी कमेटी में 10 महत्वपूर्ण पॉइंट बताए, 10 पॉइंट दिए इन्होंने कि बैंकिंग को सुधारने के लिए हमें इन 10 पॉइंट पे काम करना चाहिए। दूसरी बार फिर कमेटी बनी और इन्होंने फिर से इसके चेयरमैन बने ये, और इन्होंने एक बार फिर से भविष्य के लिए और कुछ नई बातों को बताया। नरसिम्हन कमेटी पहली वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती, लेकिन दूसरी वाली कमेटी में भी अपनी एक रिपोर्ट जमा की, और उस रिपोर्ट के अंदर जो पहले वाली चीजें थी तो वो तो थी ही, उसके बाद 5 और नए पॉइंट इन्होंने बोले कि ये सब इसमें होना चाहिए। यानी इन्होंने कुछ बातें बताई बैंक में सुधार करना कैसे होगा और बैंकिंग की एबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। और इसी कॉन्सेप्ट को देने के केस में आपको याद रखना है, जब ये बैंकिंग रिफॉर्म को लेकर कमेटी लाई गई सरकार के द्वारा, तो पहली बार जब कमेटी लाई गई तो उन्होंने जो 10 पॉइंट दिए उनमें से एक बड़ा पॉइंट ये था, नरसिम्हन जो आरबीआई के गवर्नर भी थे, इन्होंने कहा कि किस तरह से फाइनेंशियल सेक्टर को बढ़ाया जा सकता है। इन्होंने कमेटियां दी और इन्होंने कहा कि हमें कुछ बैंकों को रखना चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पर 3 या 4 जो सरकारी बैंक हैं एक्चुअली उन्हें रखना चाहिए, यानी एक हायरार्की होनी चाहिए हमारे पास, कुछ बड़े बैंक होने चाहिए, उसके बाद छोटे बैंक, ग्रामीण बैंक, यानी इस तरीके से बैंकों के बारे में इन्होंने कहा एक तो ये होना चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरी एक रिपोर्ट दूंगा इसके ऊपर, और इसके अंदर ये 10 लाइन होंगी, यानी 10 पॉइंट को बताया गया है, और वो एक एक करके, क्योंकि एक दिन में समझ में नहीं आएंगी आप लोगों को, ये पूरे लेक्चर के अंदर आपको समझ में आएगा। जैसे इन्होंने क्या कहा, मेन बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इन्होंने कहा कि हमें प्राइवेट बैंकों को अलाउड करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट बैंक जो होंगे वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी होगी, और जो लोग क्वालिटी लेना चाहते हैं वो कीमत देना भी पसंद करते हैं, और वो क्वालिटी के लिए उनका कहना था, हम इनकी रिकमेंडेशन थी कि हमें दोबारा से क्या करना चाहिए कि कुछ प्राइवेट बैंकों को अलाउड कर देना चाहिए। मेरी बात समझना, तो प्राइवेट बैंकों को अलाउड कर देना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कंपटीशन को बढ़ाना चाहिए। तो ये बात जब मनमोहन सिंह, आपको पता है 91 के दौर में वित्त मंत्री बने थे, नरसिम्हा राव पीएम बने हुए थे, तो इनका कहना था कंपटीशन को बढ़ाना, और कंपटीशन बढ़ाने के लिए इनकी बात को माना गया। और पहली बात ये थी कि दोबारा से बैंकों को प्राइवेट की कैटेगरी में डाला गया। तो इनके द्वारा देखो रिपोर्ट जो लाई गई, पहली में कुछ 2-4 बातें बता रहा हूं, बाकी पढ़िएगा आप लोग रिपोर्ट के अंदर। इनका पहला कहना था इंक्रीज कंपटीशन, प्रतियोगिता को बढ़ाइए फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, क्योंकि कंपटीशन ग्रोथ का माध्यम होती है, याद रखना। इंक्रीज कंपटीशन इन
फाइनेंस या फाइनेंशियल सेक्टर। तो इनका ये कहना था इसको बढ़ाने की जरूरत है हमें, और इसी बात को बढ़ाने के लिए वित्तीय जो क्षेत्र है हमारा, वित्तीय क्षेत्र में हमें प्रतियोगिता को बढ़ाना चाहिए। पहला काम ये करना है। तो बताइए इसके लिए क्या करा सरकार ने, आपको समझ में आ गया होगा। इसी के लिए सरकार ने क्या करा, यहां पर प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस देने शुरू किए। तो प्राइवेट बैंकों के लिए लाइसेंस शुरू किए गए यहां पर। बात समझ में आ गई यहां तक धीरज बाकिर। तो इससे पहले जो प्राइवेट बैंक थे, उसके बाद जो प्राइवेट बने, देखो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट बैंक जो हमारे देश में है 12 जो हैं वो ओल्ड प्राइवेट बैंक हैं और 10 जो हैं वो न्यू प्राइवेट बैंक हैं। मेरी बात समझना। और टोटल मिलाकर हमारे देश में 22 प्राइवेट बैंक हैं जो प्राइवेट कैटेगरी में आते हैं, टोटल 22। यहां ओल्ड का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। ओल्ड का मतलब है यहां जो हमारे पास लाइसेंस से पहले थे, यानी बिफोर 1991 जितने हमारे पास थे उन्हें हम बोल रहे हैं ओल्ड। जो पहले से बने, आजादी से पहले, आजादी के बाद, लेकिन 91 से पहले, क्योंकि प्राइवेट बनाने तो बंद कर दिए थे, जो बन चुके थे वो। और ये 10 न्यू का मतलब है आफ्टर 1991। तो मैं आपको वो लिस्ट दूंगा यहां पर, वो जो बैंक हमारे हैं, कौन कौन से बैंक हैं जो पहले के और कौन से हैं जो बाद के। कुल मिलाकर पूछे तो 22 हैं। तो एक बात इन्होंने क्या कही थी वो बात समझ में आ गई होगी यहां पर। तो बिल्कुल आसान था यहां। चलिए दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि जब भी कोई ब्रांच खोली जाती है एक्चुअल में, तो ब्रांच ओपन करने के लिए, ध्यान से समझना, किसी भी नई ब्रांच को ओपन करने के लिए हमें ना पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। हमें मतलब बैंक को लाइसेंस लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी, ब्रांच अप्रूवल पॉलिसी होती है यहां पर। यानी किसी भी ब्रांच को बनाने से पहले एक अप्रूवल दिया जाएगा और उसके बाद ही आप अपनी ब्रांच ओपन कर सकते हैं। तो अब देखिएगा यहां पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा हमें जो नई ब्रांच खोलने के लिए जो ब्रांच के लिए अप्रूवल पॉलिसी है उसे हटा देना चाहिए। ब्रांच अप्रूवल पॉलिसी को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ब्रांच खोलने के लिए आसानी होगी। जब तो बैंक ज्यादातर ब्रांच ओपन करेंगे, शहरों में भी करेंगे, गांव में भी करेंगे। तो ब्रांच ओपन करने के लिए जो पहले परमिशन लेनी पड़ती वो हटाओ, परमिशन की जरूरत खत्म कर दो। तो सरकार ने कहा ठीक है। इन्होंने क्या करा, जो शहरी क्षेत्र हैं, जो मेट्रो इलाके हैं, बड़े शहर हैं, जो मेट्रो इलाके टियर 1 में आते हैं एक्चुअली, अगर आपको उस बड़े मेट्रो शहर में ओपन करनी है तो ब्रांच पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, बाकी कहीं करनी है तो अप्रूवल नहीं लेना। तो इन्होंने क्या करा, लाइसेंस नीति को समाप्त करने को कहा। अच्छा ये हुआ या नहीं वो अलग बात है। तीसरा इन्होंने कहा जो ब्याज दर होती है, इंटरेस्ट होता है बैंकों का, इसे हमें डीरेगुलेशन कर देना चाहिए। डीरेगुलेशन का मतलब पहले क्या था, जो ब्याज होता है वो सरकार तय करती थी। मेरी बात को समझना, पहले ब्याज कौन तय करता था, सरकार तय करती थी कि किस चीज पर कितना ब्याज मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा, नरसिम्हन ने कहा अगर ऐसा होता रहेगा तो बैंक आपस में कंपटीशन कैसे करेंगे, हमें इसको फ्री कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ताकि बैंक एक दूसरे से क्या करें, कंपटीशन करें। और जब कंपटीशन करेंगे तो ऑब्वियस है कि कोई अगर 4 दे रहा दूसरा 4.5 ऑफर करेगा, 4.5 है तो कोई 5 ऑफर करेगा। इससे क्या होगा, एक कंपटीशन होगा जिससे कस्टमर का फायदा होगा और ये अपने प्रॉफिट को किसी ना किसी माध्यम से बढ़ाने की कोशिश करेंगे, नई नई सर्विस लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन ये छोड़ने वाले नहीं है, ये अपने जरूरी है कि ये इसके लिए काम करते रहें। मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? तो बहुत अच्छे से बात समझ पा रहे होगे आप मेरी। तो धीरज, बाकिर, सोनू, सुनरीता, धर्मेंद्र की एक एक बात हमें समझ में आ गई है यहां पर। तो ये आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है कि ब्याज को यहां पर डीरेगुलेशन यानी इसका जो संचालन है वो हटा देना चाहिए। इसके अलावा देखो ध्यान से और भी बहुत सारी बातें की गई, लेकिन वो बातें आपको बाद में समझ में आएंगी।
अभी समझ नहीं आएंगी, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ ये पूरी एक रिपोर्ट मैं आपको देने वाला हूं, इस रिपोर्ट को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। तो ये अगर पूछे कि बैंकिंग राष्ट्र के लिए जो सुधार करने वाली कमेटी है वो कौन लेकर आया था, तो वो लेकर आए थे नरसिम्हन। देखो मैं आपको बता दूं, वैसे यहां अभी समझ नहीं आएगा, बट मान लेना कि ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, पूंजी पर्याप्तता, 8% कर देना चाहिए। देखो पूंजी पर्याप्तता क्या होता है एक्चुअल में? पूंजी पर्याप्तता का मतलब ये होता है कि हर एक बैंक बाजार में लोन प्रोवाइड करता है, आप जानते हो। जब वो बाजार में लोन प्रोवाइड करता है तो ऑब्वियस है कि सारा पैसा वापस आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये तो आप भी जानते हैं, सारा पैसा वापस आ जाए गारंटी नहीं, और यही वजह होती है डूबने की। तो बैंक को डूबने से बचना है तो क्या करना चाहिए? थोड़ा सा फ्यूचर के लिए ना रिजर्व में रख लेना चाहिए। भाई हर इंसान क्या करता है, जैसे मैंने कहा, आप क्या करते हो, अपनी सैलरी का एक हिस्सा क्या कर लेते हो, रिजर्व में रख देते हो, इसलिए कि भविष्य में कोई दुख आ जाए, समस्या आ जाए तो उससे निपटा जा सके। ये काम बैंक को भी तो करना चाहिए। अपने भविष्य के संभावित लॉस को देखकर हमें कुछ पैसा अपने पास अलग कर देना चाहिए रिजर्व के तौर पर। उसे बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी। ये होना चाहिए बैंक में, और 8% होना चाहिए। और दूसरा कहा गया यहां SLR, एक होता है, अभी आगे समझोगे, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, मैं फिलहाल तो 5 बातें बता रहा हूं यहां। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है हमारा, इसे हमें क्या कर देना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए, ये घटाना चाहिए। पहले बहुत हाई हुआ करता था, इसको कम कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए। तो SLR के अंदर हमें क्या करना हो, क्या गिरावट करनी होगी। तो ये होगा वैधानिक तरलता अनुपात में कमी। अब देखना, मेरी बात समझना। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं यहां पर, तरलता अनुपात में कमी कर देना। ये आप पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। अब देखना जरा, मुझे एक सवाल का जवाब देना। और देखो मैं कोई भी सवाल अपने पास से नहीं लेकर आता, ये बात तो आपको अच्छे से याद हो गई आज। चलो मैं एक सवाल दे रहा हूं आपको, और ये सवाल जो है ये आया है आपका किसके अंदर? यूपीएससी के अंदर। देखते हैं जरा, यूपीएससी का एक सवाल है पहला। 2 स्टेटमेंट हैं, 1 और 2 नंबर डाल के बताना सही और गलत है। जस्ट यही 2 सवाल पूछे हैं। पहला, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ये लिखा है 4थे नंबर पर, इसी के बारे में है। वह राशि है जो बैंकों को अपने स्वयं के पास धन के रूप में रखनी होती है, ताकि बैंक खाता धारकों द्वारा बकाया चुकाने में विफल होने पर किसी भी नुकसान की भरपाई कर सके। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट that banks have to maintain in the form of their own funds, अपने पास रखना, अपने पैसे में से रखना, to offset any loss that incur if any account holder fails to pay। अगर कोई व्यक्ति पे नहीं करता कोई लोन, जैसे कि अभी आपने कहा विजय माल्या भाग गए, तो ऐसे केस में बैंक का कहां से भरपाई होगी? बैंक के उस पैसे से होगी। ये बात सही लगी आपको या गलत लगी? जल्दी से कमेंट कर दो, 1 के आगे, 1 के आगे यस और नो, सही या गलत। और दूसरा है ट्रू है, बिल्कुल सही है। ओके। दूसरा, CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है। CAR जो रेट होती है, रेशियो होता है, हर बैंक अपना अपना अलग अलग रेट डिफाइन करता है। ये बात सही लगी या गलत? नंबर 2 सही है या गलत है? क्या लग रहा है आपको? हर बैंक अलग अलग करता है या सबके लिए एक ही रूल होता है? दूसरी गलत है। सोनू ने कहा बिल्कुल सही बात है, सबके लिए एक ही नियम होता, हर बैंक अलग अलग नहीं करता। सर 8% आपने बोला, तो सबके लिए बोला होगा 8%, हर एक बैंक का नाम तो नहीं लिया यहां पर। तो ये आपका यूपीएससी का सवाल था, बताओ हुआ या नहीं? विकास हो गया भाई यूपीएससी के सवाल। देखो यूपीएससी कुछ अलग नहीं देता, सवाल यही है, बस वो 2 स्टेटमेंट दे रहा है, 3 दे रहा है, 5 दे रहा है तो वो अलग अलग ही, एक ही क्वेश्चन है ना हमारे पास। मैं इसीलिए कह रहा हूं पढ़ने पे ध्यान दो, पढ़ने में मजा आना चाहिए, ये कंटेंट आपको पता होना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट्स थे।
ये तो मैंने 5 लिखे, आपको ऐसा फील ना हो कि ये 5 बाद वाले हैं या पहले वाले। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स से जो दिए, जल्दी से बताओ यस और नो, समझ आ गई बात? भाई अच्छा लग रहा है, फील अच्छा आ रहा है आप लोगों को, लग रही है मेहनत। और ये 2 चीजें पढ़नी है आपको, क्या? बैंकों के नाम पढ़ने हैं, सरकारी बैंकों के नाम और प्राइवेट। अभी मैं नाम आपको लिस्ट देने वाला हूं, उन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सबके नाम आपको याद करने हैं। बहुत है आज के लिए, होपफुली मुझे लगता है सीपी नईमुद्दीन सभी को यहाँ समझ में आ रही है बात। कोई इश्यू परेशानी किसी भी तरह की हो अगर मुझे बता सकते हैं। नूतन, धीरज, अब क्या आर्मी में भी पेंशन हटा दी गई है? ऐसा सुना तो नहीं मैंने। अदर पॉइंट्स नोट्स में रहेंगे। हाँ, नोट्स में तो पूरे 15 हैं, नोट्स में पूरे 15 पॉइंट हैं आपके, है ना? जो मैंने बोले, एक 5 वो बताए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के होंगे, ठीक है भाई? चलो याद रखो, अच्छे से समझना है बात को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम पर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और कल मैं जो बात करूंगा आपके साथ एक्चुअली वो बताऊंगा मैं आपको कि ये आरआरबी बैंक जो लाए गए कैसे काम करते हैं, मतलब ग्रामीण बैंक कैसे करते हैं, एक बैंक का लाइसेंस के लिए क्या क्या कंडीशन है, फिर स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक ये कैसे काम करते हैं। और उसके अलावा फिर आपको ये भी बताया जाएगा इसके अंदर कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो बना है एक्चुअली, जो बीबीबी के नाम से आया है। हाँ, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। इसके बाद अभी 2 मिनट पढ़ लीजिएगा यहाँ कि एक पॉइंट और आया था, कहीं भूल ना जाए उसे हम। तो एक पॉइंट आया था बीबीबी। क्या था बीबीबी के बारे में? बैंक बोर्ड ब्यूरो। हिंदी या इंग्लिश में बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो एक्चुअली 2014 में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था पीजे नायक कमेटी। उसने कहा था इसको बनाने के लिए एक्चुअली सबसे पहले। तो पीजे नायक कमेटी बनी 2014 में और उसकी सिफारिश थी कि इस तरह का एक डिपार्टमेंट, एक बोर्ड होना चाहिए जो ये सिलेक्शन करेगा। तो किस कमेटी के कहने पे बना है बैंक बोर्ड ब्यूरो? पीजे नायक कमेटी। 2015 में जब मिशन इंद्रधनुष आया उसमें ये बात बीबीबी अप्रूव कर दिया, ठीक है बनेगा। फिर तो मिशन इंद्रधनुष जब लाया गया 2015 में तो उसमें क्या हुआ कि इस बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी बीबीबी जो है इसको अनुमति यानी इसको अप्रूवल दिया गया, पास किया गया, ठीक है। यानी जो पीजे नायक कमेटी ने कहा था उस बात को स्वीकार कर लिया सरकार ने, किसमें? मिशन इंद्रधनुष में। उसके बाद फिर इसकी स्थापना हो गई बीबीबी की, और बीबीबी की स्थापना हुई कब? 1 अप्रैल 2016 को। कब हुई है? 1 अप्रैल 2016 को। मुख्यालय कहां बना है इसका, यानी ये जो बोर्ड है इसका हेड ऑफिस कहां है? तो ये मुंबई के अंदर है, फाइनेंशियल कैपिटल है देश की, मुंबई के अंदर ये बना हुआ है बैंक बोर्ड ब्यूरो। ओके, इसके अंदर अध्यक्ष कौन है ये समझ लो ध्यान से। इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है भानु प्रताप शर्मा। तो भानु प्रताप शर्मा इसके अध्यक्ष हैं, जो ये इस पूरी कमेटी है, ठीक है, भानु प्रताप शर्मा। इसके अंदर बाकी की बात करें, अगर टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें, टोटल जो डायरेक्टर्स हैं इसमें, तो इसके जो डायरेक्टर हैं एक्चुअली वो 7 लोग होंगे, 7 मेंबर होंगे इसके डायरेक्टर्स में। तो 7 में एक चेयरमैन भी होता है, आपको पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो अध्यक्ष जोड़कर इसके अंदर 7 लोग होंगे। तो 7 लोग इसके अंदर होंगे, याद रखना, इंक्लूडिंग चेयरमैन, जिसमें 3 होंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मतलब जो फिक्स 3 लोग हैं वो होंगे। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन सदस्य, जो पद पर होंगे। तो ये सवाल पूछेगा कि कौन कौन इसके अंदर शामिल होगा? पदेन सदस्य होंगे 3। वो कौन कौन से 3 सदस्य होंगे देखो ध्यान से। एक होगा सेक्रेटरी, ध्यान से देखना, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। जो देश में एक डिपार्टमेंट है उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इस डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी होता है एक तो वो इसका मेंबर बनेगा, ये बात रूल है, फिक्स है इसके अंदर, ठीक। दूसरा एक सेक्रेटरी होगा इसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस से आएगा।
ये भी एक डिपार्टमेंट है सरकार का, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, यहां से आएगा। तीसरा व्यक्ति होगा इसमें आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर। तो इस तरीके के 3 तो लोग हो गए पक्के फिक्स वाले। बाकी जो 3 होंगे, तीन फाइनेंस की फील्ड के एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे। वो कोई भी व्यक्ति बन सकते हैं, मतलब उसमें कोई नाम फिक्स नहीं है। 3 अलग होंगे, एक चेयरमैन, 3 तो ये जो होंगे ये बताएंगे इसका काम क्या होगा, सिलेक्शन करना। क्या करना, इसका काम क्या होगा, सिलेक्शन यानी चयन करना। किसका, चेयरमैन का। किस चीज के अंदर, जितने भी पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र होते हैं, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर के जो क्षेत्र हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर वाले, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इन सब के अंदर। तो बस इस बात को समझ लो। तो जब भी किसी का नाम लिया जाता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था कि अभी एक कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAIL, सेल, महारत्न कैटेगरी की, तो उस कंपनी के जो चेयरमैन है सोमा मंडल, वो चुनी गई है, नियुक्त की गई है। किसके द्वारा चयन किया गया उसका, क्योंकि वो एक महारत्न, एक सरकारी कंपनी, तो आप कहेंगे BBB के द्वारा किया गया। चलिए भाई, जल्दी से एक बार यस नो का कमेंट कर दीजिए, और ये बात समझ में आ गई आप लोगों को या नहीं, जल्दी से बता दीजिए एक बार। एवरीवन क्लियर हो रही है सारी बातें, मजा आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही है ना यहां तक। चलिए, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कल बात करेंगे। और क्लास कितने दिन के लिए हमारे डिवाइस में रहेगा रजनी, देखो वो इस बार आप देखो, पहले से जिस दिन आपका बैच शुरू हुआ था उस दिन से 6 महीने ऐड कर लो। आप जिस दिन बैच शुरू हुआ उस दिन से 6 महीने ऐड कर लो। तो उसमें हम लिख कर दे रहे हैं आजकल कि क्लास की खत्म होने की डेट बता दी जाती है पहले, कि ये इस दिन तक आपके पास रहेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। अब देखो अपने जो भी आपका शेड्यूल है उस पर लिख कर आ रहा होगा। ठीक, चलिए सुनरिता, रजनी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।